नमस्कार। छत्तीस के टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शांत, सरल और सौम्य इसके प्रतीक हैं टीएस बाबा, जो कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे आपकी बात में बाबा जो टीएस सिंहदेव यहाँ के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो हमारे साथ है। अपनी बात बताएंगे और हमें गौरवशाली अनुभव देंगे। सर बताएंगे आप बचपन आपका किस तरीके से बीता? पहले आभार जी आपका, आपकी टीम का कि आपने मौका दिया लोगों तक, या मेरे अनुभव कहें या जीवन के कुछ पल कहें, उनको साझा करने के लिए। मेरा जन्म 31 अक्टूबर 1952 इलाहाबाद में हुआ था। जी फादर वहाँ पढ़ाई किया करते थे, इतिहास में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। क्रिकेट के शौकीन थे, क्रिकेट के खिलाड़ी थे, यूनिवर्सिटी में भी खेलते थे, अपने टीम के कप्तान भी रहे। और 1952 में मेरा जन्म उसी दरमियान इलाहाबाद में हुआ। फादर आईएएस की परीक्षा में बैठे, उत्तीर्ण हुए और आईएएस के अधिकारी बने। पहली यादें मेरी धुंधली सी अमरावती की हैं। जी उनकी पोस्टिंग उस समय मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो उनकी पोस्टिंग एसडीओ के रूप में अमरावती की थी। तो वहाँ की कुछ यादें हैं। हम लोग का परिवार शिकार से भी जुड़ा रहा है, हंटिंग से जुड़ा रहा है, डक शूटिंग वगैरह भी होती थी। तो एक बड़े बांध के ऊपर, अब तो पूरा याद नहीं है लेकिन हल्की धुंधली यादें हैं, बतख गिरी, उनको उठा के लाना करना। घर के हमारे जो खाना बनाते थे, पाड़ी जी हम लोग कहते थे, रीवा के ब्राह्मण परिवार के कुल के थे, वो सिखाया करते थे। टॉय गन से निशाना बनाना, तो कारतूस लगा के और फिर यहाँ से हम लोग चला के, तो थोड़ी थोड़ी वो यादें हैं। फिर मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956। फादर की पोस्टिंग मध्य प्रदेश में हुई, जबलपुर में एज एसडीओ अंडर ट्रेनिंग, वहाँ पर पहले उनकी पोस्टिंग हुई। वहाँ के जो आईएएस के परिवार थे, उन लोगों के साथ घुले मिले हम लोग। फादर के सीनियर्स जो थे, एक संयोग भी रहा कि जितने लोग उस समय जबलपुर में थे, कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीओ, सारे के सारे चीफ सेक्रेटरी बने मध्य प्रदेश के। नरोना साहब कमिश्नर थे, वो चीफ सेक्रेटरी बने। एमएस चौधरी साहब कलेक्टर थे, वो चीफ सेक्रेटरी बने। डैडी चोपड़ा साहब, कपूर साहब और 2-3-4 लोग थे एसडीओ के रूप में, सारे अपने समय में चीफ सेक्रेटरी बने। फादर की मदर, वो जबलपुर में नेपियर टाउन में, 3 नेपियर टाउन के मशहूर है, नंबर है घर का, वो उनका निजी घर था। तो एक वास भी था, उनकी पोस्टिंग भी हो गई जबलपुर सहयोग से। उनकी मदर भी, मेरी ग्रैंड मदर, बुआ हम लोग कहते थे, बुआ वहीं रहते थे। पहला स्कूल में दाखिला भी मेरा जबलपुर में हुआ, क्राइस्ट चर्च स्कूल के नाम से है। वहाँ की बांस बाड़ी पर मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है कि बांस लगे रहते थे, तार है और कटीले तार, बाग जिसको बोलते हैं, वो लगे हैं। बाकी क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा मुझे याद नहीं। खेल कूद में तो आप अभी भी बहुत ध्यान है, आप नियमित रूप से खेलने जाते हैं? खेल कूद में शुरू से ही? हाँ, फादर जैसे मैंने बताया क्रिकेट के खिलाड़ी भी थे, खेलते भी थे, क्रिकेट शौकीन भी थे। और बोर्डिंग स्कूल में हम लोग की पढ़ाई हुई। मेरा दाखिला पहले 1960 में बिशप कॉटन स्कूल शिमला, मदर हिमाचल से थी, तो हमारे मामा जी, मासा जी, ये सब हिमाचल में, शिमला में रहते थे। उस समय नाना जी भी थे, नानी जी भी थे, उन लोग भी शिमला में रहते थे। तो शायद उस कनेक्शन से, और उनका परिवार सब वहीं पढ़ा था बिशप कॉटन स्कूल में। तो 60 से 62 हम लोग वहाँ पढ़े। स्कूल में जिस तरह के खेल कूद होते हैं उनमें भाग लेते थे। वहाँ तो पहाड़ों में जगह नहीं होती, खेल मैदान टेनिस कोर्ट के बराबर की जगह में, उससे थोड़े बड़े में,
छोटे हॉकी फील्ड के स्वरूप में ले लीजिए, चौड़ाई बहुत कम, और तार की फेंसिंग लगा दी जाती थी जाली की, ताकि बॉल बाहर मत जाए। वहाँ बॉक्सिंग होती थी, बॉक्सिंग भी हम लोग भाग लेते थे। तो सारे खेल कूद बोर्डिंग स्कूल में यही रहता है कि कोई एक विशेषज्ञता नहीं, सभी में सभी को खेलने का मौका देते हैं। उसमें जिसमें आप अच्छे हो फिर आप आगे बढ़ जाते हो। टेनिस से विशेष प्यार? टेनिस से नहीं, क्रिकेट से ज्यादा था। टेनिस भी एक विशेषज्ञता टाइप थी, तो कुछ ही कॉलेजों में स्कूल में थी। बाद में आके रैकेट पकड़ के मैंने बॉल नेट के पार करने की कोशिश तो की, ऊंचा हो गया तो सर्विस थोड़ी दब के आ जाती है, लेकिन मैं टेनिस खेलना अच्छे से नहीं जानता। तो शिकार की बात की तो आप एक आध ऐसा वाक्य बताएं जो अपने गए हो शिकार में, साथ में गए होंगे आप तो, खैर आपकी जो नेचर है उस हिसाब से तो जमता नहीं, फिर भी गए हो। हम लोग का परिवार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी शिकार में टॉप मोस्ट परिवारों में गिना जाता है, माना जाता था। 1971 से इंदिरा जी के समय जब से बैन लगा हंटिंग पे, तो उसके बाद, उसके पहले तो लाइसेंस मिलते थे, ब्लॉक्स होते थे कि इस महीने इस जगह पे ये आप शिकार के लिए जा सकते हो, जो आप शिकार करते हो उसका रिपोर्टिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को होता था। यानी एक वैध व्यवस्था थी। 1971 के बाद ये बंद हुई। तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो आखिरी रूलिंग चीफ थे सरगुजा के, महाराजा रामानुज सरन सिंह देव, इनका कीर्तिमान भी है। आज के दिन तो वो बड़ी गड़बड़ चीज है कि शिकार आप कर रहे हो, शेर का शिकार कर दिया, सारे शेर मर गए, बहुत कम शेर हो गए हैं। उस समय ये घातक होते थे, लोगों की जान लेते थे, मवेशी उठा के ले जाते थे, आबादी कम थी, जंगल बहुत थे, डर भय बहुत ज्यादा था, और शिकार उस समय बहादुरी का प्रतीक भी माना जाता था। आसान नहीं है, ऐसे लगता है बहुत आसान है शिकार, लेकिन इसमें जोखिम भी होते हैं, व्यवस्थाएं भी हैं। अत्याधिक जोखिम लिए बिना भी शिकार की बात, वो अब जाके व्यवस्था हुई जी। तो मैंने भी शायद 14 साल का था 1966 में, तो पहला शेर मारा था। 14 साल का लड़का था जी। तो क्योंकि परिवार इसमें था शुरू से, फादर की पोस्टिंग जब कलेक्टर के रूप में जबलपुर के बाद हुई, तो छतरपुर में पहले कलेक्टर के रूप में हुई। उस समय शिकार होता था। पहला चिंकारा मैंने छतरपुर में ही शिकार किया था। तो छोटे से बंदूक चलाना सीखना, और फिर हम लोग जंगल के क्षेत्र के ही थे, परिवार इस परिवेश में ही था, तो मैं भी उसमें ढला और बढ़ा हुआ। खासकर निशानेबाजी में हमने काफी कुछ सुना है कि निशानेबाजी, सटीक निशानेबाजी नायाब। ग्रेट ग्रैंडफादर का बहुत अच्छा निशाना था, ऐसा लोग बताते हैं। उनकी एक आंख थोड़ी धुंधली भी हो गई थी, तो उनकी जो बंदूक थी वो विशेष प्रकार की थी, वो इस आंख से निशाना लेते थे। तो बंदूक का जो बट है वो थोड़ा तिरछा रहता था, हम आप उसको चलाएंगे तो एकदम धक्का, थोड़ा सा झटका लगता है, बहुत तगड़ा झटका लगता है, मुंह पे चोट लगती थी। तो उनकी बंदूकें वो इस कंधे से चलाते थे और इस आंख से निशाना लेते थे। और हमने तो सुना ही है, हम लोगों ने बच्चे थे, कि बहुत ही सटीक निशाना था। हम लोग तो चलनसार निशानबाज हैं। वो कहते हैं कि बहुत एक्सपर्ट है। सर, राजनीति में राजा साहब कैसे आ गए? सामंती परिवेश के हम लोग हैं। महाराज सरगुजा का ये परिवार है। मैं उस परिवार का 117वां वारिस हूँ। सन 195 में कहते हैं कि हमारे परिवार के पहले वंशज राजा विष्णु प्रताप सिंह कहाँ से हैं? वो गद्दी पे आए थे। हम पलामू एरिया और सरगुजा एरिया से कहते हैं कि ये जो रक्सेल राजपूत हम लोग कहलाते हैं, तो आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे। राठौड़ मिलेंगे, चंदेल मिलेंगे, दूसरे मिलेंगे, आप रक्सेल राजपूत नहीं के बराबर सुनेंगे। तो ट्राइबल इलाका था। मूल रूप से हम लोग भी ट्राइबल ही रहे होंगे, लेकिन परिवार गद्दी पे आया। एक एरिया में हम लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, अपना राज्य स्थापित किया। तो वो आज का जो सरगुजा लोकसभा क्षेत्र है, आज़ादी के समय ये सरगुजा रियासत थी, और समय समय से वो कम ज़्यादा होती रही। राजा मजबूत रहा तो बढ़ गया। एक समय इतिहास में
24 डंडोर सरगुजा का भी उल्लेख है, 22 जी। डंडोर सरगुजा। जी। तो 22 ऐसे इलाकों पे सरगुजा का प्रभुत्व था। और एक समय था कि जब सरगुजा अंबिकापुर के आसपास सिमट गया था, राजा अगर जी। कमजोर हुआ तो तो इलाका सिमट जाता कमजोर है। हो जाता है, बाकी लोग बगावत करके अपना हम्म, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जी। फिर राजा थोड़ा मजबूत हुआ। तो फिर यहाँ राजिम में भी आप देखेंगे तो राजिम के मंदिरों में 22 डंडोर सरगुजा हाँ का लगा उल्लेख हुआ, है। हाँ उल्लेख है। जी जी एक बिल्कुल। मंदिर में मुझे देखना है, आज तक नहीं देख पाया, लेकिन इतिहासकारों ने और विद्वानों ने बताया है और परिवार में भी इसकी चर्चा होती थी। तो वो सरगुजा रियासत, राजपाट से जुड़े रहना, लोगों की देखभाल करना आपकी जवाबदारी थी। शिकार की बात आपने पहले हाँ, पूछी, जी तो जी जी। शेर भी एक छोटा हिस्सा उसका हाँ था कि जी। लोगों की सुरक्षा आपको देना। सुरक्षा देनी है। तो बाकी प्रबंधन करना है, सड़कें बनानी है, टेलीफोन लाइन कैसी है, पुलिस व्यवस्था कैसी है, पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है। बिजली लोगों तक तो नहीं पहुंचा पाते थे, जी जी। पैलेस में जरूर जनरेटर वगैरह जनरेटर कुछ जगह आ गए थे। पढ़ लिख के तैयार होना, बेहतर प्रशासन के तरीके से सीखना समझना। राजकुमार कॉलेज जो रायपुर का है, वो भी छत्तीसगढ़ के इन परिवारों का एक केंद्र रहा, हाँ जी जी जो उन बच्चों को भेजा जाता था वहाँ पढ़ने के लिए। और कहते हैं कि उस समय की जो रानियां हुआ करती थी वो बड़े खिलाफ थी अपने बच्चों को भेजने के लिए कि ये भ्रष्ट हो जाएंगे, अंग्रेजों के संपर्क में आ जाएंगे, जी नए तौर तरीकों से जुड़ जाएंगे। जी। तो बड़े पेशो पेश और बड़ी शिद्दत के बाद ये बच्चे पढ़ने के लिए राजकुमार कॉलेज भी पहुंच पाते थे। जी। तो कई इस छत्तीसगढ़ के सामंती परिवेश के जो बच्चे थे वो राजकुमार कॉलेज में पढ़ते थे। 1930 के दशक में तो सबके लिए खुल गया था स्कूल, जी जी। सभी परिवारों के बच्चे आ सकते थे, लेकिन चालू हुआ था बतौर ट्रेनिंग के कि ये जो नए बच्चे तैयार हो रहे हैं इन परिवारों के, कल के दिन इन लोग को पब्लिक की देखभाल करना है, तो कुछ यहाँ भी बिल्कुल, होना चाहिए, नए तौर तरीकों का भी ज्ञान होना चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है जी। इससे भी उनको वाकिफ होना चाहिए। कई प्रकार की तरक्कियां हो रही हैं, औद्योगिक क्रांतियां हो रही हैं, नए आविष्कार हो रहे हैं जी उस समय भी। जी जी। तो उन सब बच्चों को अपने क्षेत्र में बेहतर काम वो कर सकें, उसके लिए बतौर ट्रेनिंग ये राजकुमार कॉलेज जैसी संस्थाओं को चालू किया गया था। तो हम लोग का बैकग्राउंड था लोगों के बीच में लोगों की देखभाल की जवाबदारी। तो पॉलिटिक्स एक साधन नेचुरल उसका आ गया। आज़ादी के पहले से हम लोग कांग्रेस पार्टी से परिवार जुड़ा रहा, कांग्रेस पार्टी का सहयोगी था, उनको अनेक मौकों पे मदद पहुंचाना। कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी को भी पनाह दी थी। त्रिपुरी कांग्रेस का आयोजन हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी के कैंडिडेट को हरा दिया था। उस अधिवेशन में भी सरगुजा से 52 या 54 हाथी गए थे रसद लेके। तो आजकल मतलब जैसे इंतजाम होता है वैसे ही समझ लीजिए इंतजाम में सहयोग करना। तो राजपाट छीनने की बात आती थी कि तो कांग्रेस को कर रहे हैं, अंग्रेजों को भगाने वाली है कांग्रेस, ये राजा को निपटाओ, इसका राज छीनो। चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों को जगह देना, ये तो सीधे सीधे बगावत हो गई अंग्रेजों के खिलाफ। तो वो बड़े गुपचुप तरीके से ये सब चीजें होती थी। वो हम लोग कहानियों बड़े होते होते बतौर कहानियां हम लोगों ने इन बातों को सुना। और कांग्रेस से जो लगाव था तो 1952 से ही हर चुनाव में, शायद एक चुनाव में ऐसा ना हुआ हो, हर चुनाव में परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को कांग्रेस ने या तो विधानसभा का या लोकसभा का टिकट दिया। तो हम लोग अब करीब 90 साल हो रहे होंगे, 90 साल से कांग्रेस से। पर राजा साहब, छत्तीसगढ़ की राजनीति या राजनीतिक है, तो राजनीति में जो व्यक्तित्व है ये अलग तरीके से व्यक्तित्व के लोग सफल होते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। पर आपका जो सरल सौम्य, ये इसके वाहक हैं आप, इसको कैसे निरंतरता कैसे बनाए रख रहे हैं आप तमाम परिस्थितियों में? मैं राजनीति में कभी आना ही नहीं चाहता था, मुझे राजनीति पसंद नहीं थी। घर में बैठे बैठे मम्मी राजनीति में आ चुकी थी, मैंने बताया कि परिवार के लोग कांग्रेस के साथ जुड़ के काम करते ही रहते थे। तो मुझे जो एक लड़का बड़ा हो रहा है, यंग लड़के थोड़े बगावती होते ही हैं, जब मोच आती रहती है उस समय थोड़ा
ये ठीक नहीं है, हम नया करेंगे, ये सब एक स्वभाव भी होता है। जी, और मुझे राजनीति पसंद नहीं, आज भी जिसे राजनीति कहते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी, काम करना, जवाबदारी कुछ मिले, जैसे मैंने बताया कि हम लोग को बताया गया कि लोगों की देखभाल करना कैसे करना, हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी भी, जी, जी, कि बिल्कुल, तुमको कोई आए तो यानी एक तरह से बिना कहे ट्रेनिंग होती थी, बात कैसे करना, उनको इंटरेक्ट कैसे करना। हम लोग राजाओं की कई कहानियां सुनते हैं जी, कि बड़े ताव में रहते हैं राजा, ए कौन है, तो ये हम लोग को ये नहीं सिखाया गया था। हम लोग को हमेशा कैसे सहायता घर में करना चाहिए, हम लोग आप से ही संबोधन करते हैं, जी, तो स्टाफ के भी मैक्सिमम लोगों को हम लोग आप ही कहते हैं। ये घर की संजोग से परवरिश थी, संस्कार, परिवार की जो संस्कार मिले, तो वो इज्जत हर व्यक्ति की करना, आपके जी, पुराने राज्य का हाँ, क्षेत्र हो या जो भी नागरिक आज के स्वतंत्र भारत के कह लें, तो शुरू से ही एक ये वातावरण घर में था कि मान सम्मान ना केवल आपस में एक दूसरे के प्रति, और हर व्यक्ति के प्रति आपको एक समान भाव, एक सम्मान। तो ये हम लोगों ने सीखा। अलग अलग राज परिवार हैं, अलग अलग लोग हैं, पर किसी का जिस तरीके अभी से अभी राजनीति चल रही है, कभी ऐसा पल नहीं आया राजा साहब के अप्रासंगिक के, ऐसा कभी नहीं आया जिस तरीके से कई कई मौके ऐसे रहते हैं कि लगता है कि अपन कहाँ हैं। लेकिन अंततः आदमी उस भंवर जाल में फंसा रहता है कि साथ में टीम है, लोग हैं, लोगों की एक उम्मीद बन जाती है, अपन एक माध्यम बन जाते हैं उनके लिए, उनका काम करने के लिए, उनको मदद करने के लिए। तो वो माध्यम बनना बांध सा देता है कि अब अगर आप इससे हटेंगे तो भाई हमको छोड़ दिया आपने, हमको अपने हाल पे आपने छोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ा दबाव बनता है। अगर इस प्रकार की स्थिति नहीं रहती मैं तो कब का छोड़ देता। तो ये चीजें छोड़ी रहती हैं। फिर राजनीति में है तो टीम रहती है, बहुत सारे लोग साथ काम करते हैं, उन लोग के भी कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर सब जुड़ा रहता है, ये चीजें बांधे रहती हैं। तो एक बार फिर से सरगुजा पहुंचते हैं। महल में कि आगजनी ऐसी दुर्घटना भी हो चुकी है। हाँ, 1953 में जी, मेरे जन्म के शायद 1 साल बाद ही जी, आग लग गई थी। कहते हैं कि वहाँ वो पैलेस था, जी, राजा के हाँ, काफी पूरा राजकीय व्यवस्थाओं का जो बचा था आजादी के बाद में, वहाँ स्टोर भी था। तो एक कमरे में ब्लॉटिंग पेपर रखा हुआ था, जी, वो कमरा पूरा ब्लॉटिंग पेपर से पैक था। वहाँ कहते हैं कि आग सुलगी, और वो सुलगते सुलगते ब्लॉटिंग पेपर है, कुछ लोग कहते हैं कि षड्यंत्र था, जानबूझ के किसी ने लगाया, कुछ लोग कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, उससे लग गया। अब बहाल जो भी हो, वो आंगन एक मुख्य सजावट का आंगन था, एक बड़ा आंगन है। कहते हैं कि उसमें वेलवेट का टेंट पूरा लगता था, राजशाही ठाट भाट जिसको कहें। ये भी कहते हैं कि टाइगर का कारपेट वो पूरे आंगन के बराबर, टाइगर का एक कारपेट भी हुआ करता था। मैंने तो सुना ही है, देखा नहीं। और वहीं ग्रेट ग्रैंडफादर रहते भी थे, उसी आंगन के पूर्वी तरफ के ऊपरले मंजिल में उनका सोने की व्यवस्था थी। खजाना भी कहते हैं वहीं था, जो भी थोड़ा बहुत था। सरगुजा में हाथी बहुत थे, रियासत के पास में 100 से ऊपर हाथी थे जब मर्जर हुआ, तो उनके हौदे हुआ करते थे, गंगा जमनी, सोने चांदी के हौदे थे, हाथी दांत के हौदे थे, काफी थे। और जो भी थोड़ा बहुत रहो, बहुत अमीर रियासत सरगुजा नहीं थी, क्षेत्र में बड़ी थी, लेकिन बहुत ज्यादा धन रहा हो ऐसा कभी नहीं। हम लोग संतुष्ट टाइप के जीव रहे हमेशा। मैंने कभी नहीं सुना कि दादा हजूर कोई बहुत ज्यादा हाथ पांव इधर मार रहे हैं, या बाबा हजूर ग्रैंडफादर या फादर। पर लोगों के जो कल्याण की जो भावना है, यही मुख्य जो सरगुजा जो घराना है उसका है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। और धान की किस्में, एक से एक किस्में, शानदार किस्में सरगुजा क्षेत्र में ही होता है। और आप इसमें ध्यान भी देते हैं, आप खुद भी इसमें ये करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा। मैं तो खेती के बारे में ABCD नहीं जानता था जी। MA करने के बाद में मैं कहीं नौकरी नहीं करना चाहता था, बिजनेस करना चाहता था। उसको कहते हैं अपने पाँव पे खड़ा होना, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना।
नौकरी करेंगे तो फिर एक बॉस रहेंगे, सीनियर रहेंगे, ये रहेंगे। मैं अपना अलग से कुछ करना चाहता था। तो भोपाल में पोस्ट ग्रेजुएशन करके मैं अंबिकापुर आ गया था रहने के लिए, और वहां मैंने सारे सब कुछ नए से, एक तरह से जीरो से सीखा। धान को पहचानना भी वहीं से सीखा। बचपन में जो भी थोड़ा बहुत देखते थे वो अपना बात अलग है, लेकिन खेतों में जाके खड़े होके देखना, तो घास और धान के पौधे की पहचान भी मैंने एमए करने के बाद नजदीक से की। ये भी जरूर है कि जो भी हम लोग के पास जमीन बची है, शायद एक भी क्यारी नहीं होगी जिस पे खड़े रह के मैंने खेती नहीं करवाई। जो भी हम लोग के पास जमीन है, हर जगह के हर क्यारी के ऊपर खड़े होके मैंने रोपा लगवाया। तो उसमें कटाई के समय भी जाता था, रोपा के समय भी जाता था, बाद बीच में यूरिया छींटना है, पानी कैसा है, ये बीच बीच में जाता रहता था। पर वो मेरा ट्रेनिंग रहा। गेहूं बुनना, एक आध बार ट्रैक्टर भी चला के देख लिया कि अपन कोशिश करो इसको सीखने का। तो बहुत ज्यादा मैं दक्ष नहीं हूँ, लेकिन ये है कि पूरे जो भी हम लोग की जमीन है, हर क्यारी पे खड़े होके मैंने खेती करवाई। उसमें एक आध धान की किस्में जो अलग, वहाँ जो महीन धान था पहले बहुत प्रचलित था, और जो परिवार में जिसका उपयोग होता था, विष्णुभोग उसको कहते हैं। विष्णुभोग, हाँ, बहुत नाम सुने विष्णुभोग। तो सबसे अच्छा वो आपके साइड का ही कहते हैं कि महक जो उसकी थी, खेतों में भी महसूस होती थी, घर में भी पकाइए तो चलन की बात है, वो होता था। उसको भी देखते देखते बदलते मैंने देखा कि ज्यादा उपज देने वाला जौ फूल जब आया, ये रायगढ़ साइड से, तो उसका दाना भी छोटा ही होता था और सफेद ज्यादा होता था, तो वो मार्केट में ज्यादा पकड़ लिया। तो स्वाद में जिसको विष्णुभोग को बहुत अच्छा मानते हैं, बिस्नी है, विष्णुभोग है, बहुत सारे और महीन धान की वैरायटीज हैं। ये कम उपज देने वाली थी, और कहते हैं कि इसमें अगर आपने केमिकल फर्टिलाइजर डाला तो या तो गिर भी जाता था धान, या वो स्वाद फिर नहीं आता था। तो गोबर खाद में ही इसकी खेती जितनी हो वो बेहतर। घर के लिए खास करके हम लोग जो खाने के लिए रखते थे, वो गोबर खाद के ही छिड़काव करके हम लोग वो धान उपजाते थे और उसका फिर सेवन करते थे। बाद में तो जौ फूल भी आ गए। तो 15 साल तक छत्तीसगढ़ की राजनीति में आपने कांग्रेस को का झंडा उठाए रखा, और लगातार उसके बाद जो पिछले चुनाव में आप सब कुछ आपने आपको झोंक दिया, चाहे वो घोषणा पत्र हो, चाहे धन बल हो, चाहे अपना सब कुछ झोंक दिया। उसके बाद आप क्या पाते हैं, आपने क्या पाया? वो नाप तौल के हिसाब वाली बात तो शायद सार्वजनिक तौर पे अभी करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैंने जीवन में बहुत कम पद के लिए कभी पहल की कि मेरे को कोई पोस्ट मिले, मैं काम करूं। पहली बार लॉबिंग की जब दूसरे बार चुनाव जीत के आए, दूसरा टर्म विधायक के रूप में, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो भूपेश भाई से बात करके मैंने, हम लोग साथ काम करते थे, मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है सब सीनियर्स हार गए। सभी सीनियर्स उसमें हार गए थे, भूपेश भाई भी हार गए थे। नहीं, भूपेश भाई जीते थे उस साल, अकबर भाई हार गए थे, रविंद्र चौबे हार गए थे, बस्तर टाइगर हार गए थे, कई लोग हार गए थे। कम लोग सीनियर्स में, सत्यनारायण शर्मा जी थे, कम लोग, शायद धनेन्द्र जी भी हार गए थे, मेरे को याद नहीं आ रहा, कई लोग हार गए। तो संख्या जो विधायकों की थी, परिचय के या जुड़े हुए विधायकों की, वो थी कुछ संख्या। मैंने उनसे पूछा कि करें क्या इसके लिए, उन्होंने कहा हाँ करिए महाराज। तो अपन मीडिया के सामने भी आए, अपने आप को प्रस्तुत किया, और सीनियर मोस्ट लीडरशिप के पास भी जाके पहल किया। नेता प्रतिपक्ष की अंततः जवाबदारी मिली, भूपेश भाई को पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया गया, बाद में फिर मेरे को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इलेक्ट किया गया। तो उस समय से काम की एक जवाबदारी थी कि टॉप सीनियर मोस्ट जो 2 पोस्ट माने जाते हैं पार्टी में, वो चुने हुए प्रतिनिधियों का लीडर ऑफ द हाउस, उस समय विपक्ष में थे तो विपक्ष का नेता, और पार्टी प्रेसिडेंट, मिलके हम लोग काम कर रहे थे। तो वो जवाबदेही थी उस चुनाव में। तो सीधे तौर पे
नंबर 1 और 2 के रूप में हम लोग काम कर रहे थे। पार्टी 15 साल से विपक्ष में ही थी। 2018 का चुनाव आते तक तो एक मन में भी था कि गवर्नमेंट में आए तो कुछ अपने हिसाब से करें। जो सोच है, बीजेपी जिस तरह से चल रही थी, जो करना चाह रही थी, मुझे लगता था कि बहुत कुछ और किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। वो घोषणा पत्र के माध्यम से आप लोगों को दिखा, लोगों की राय लेके हम लोगों ने घोषणा पत्र बनाया। तो वो जवाबदारी मैंने मांगी, नेता प्रतिपक्ष की जवाबदारी मांगी, पार्टी ने दी। घोषणा पत्र बनाने की जवाबदारी मांगी। मैं चाहता था कि अगर आगे छत्तीसगढ़ में काम करना है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, तो अगला जवाबदारी क्या मिल सकती है? मुख्यमंत्री की जवाबदारी। तो ज्यादातर हम लोग सरगुजा क्षेत्र में ही काम करते रहे। मम्मी डैडी भी बाहर दखल नहीं करते थे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के रूप में मेरे को सबके बीच में जाने का मौका मिला जी। हाउस में थे तो सभी के एक तरह से अगुआ के रूप में वहाँ लीडर ऑफ द हाउस ऑपोजिशन का थे। बहुत लोगों से संपर्क हुआ। तो अगर मुख्यमंत्री की संभावना है तो घोषणा पत्र बनाना मेरी एक रुचि थी। पॉलिसी बना के मैं चाहता था कि हर वर्ग से काम करने का मौका मिले तो हम लोग अब नए तरीके से काम करें। तो उसमें मैं ये भी देखना चाहता था कि मेरी उपस्थिति क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में भी है कि नहीं। सरगुजा में मेरे को लोग जानते हैं, मेरे को पहचानते हैं। मैंने नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। 30 साल तक तेंदुपत्ता का काम किया व्यापारी के रूप में। बहुत जगह गाँवों में गए, लोगों के बीच में उठे बैठे, उनके साथ काम किया। पहले शिकार होता था तो गांव-गांव में घूमने का मौका मिलता था, लोगों से मिलने का मौका। तो सरगुजा में तो लोग पहचानते थे। लेकिन छत्तीसगढ़ में लोगों की मुझे स्वीकारोक्ता मिलेगी कि नहीं। तो घोषणा पत्र मेरे लिए एक वो भी था टेस्ट अपने लिए कि मैं जाऊंगा घोषणा पत्र बनाने तो लोगों का रिस्पांस क्या रहेगा। तो लोगों ने मेरे को स्वीकारा। मुझे लगता है हम लोग जब जाते थे लोग जुटते थे हाथ लिया और मुझे ऐसा लगा कि लोगों के मन में एक विश्वास था कि ये आदमी ठीक है। नहीं, वो आप स्वीकार करें ना करें, पर लोगों को लगता था और वो चाहने वाले बोलते थे कि बाबा ही वो मुख्यमंत्री बने। या आप तो स्वीकार नहीं करेंगे तो वो उसके बाद वो तो ऐसा पार्टी की बात रहती है आगे। पर वहां तक मेरे मन में जरूर था कि नाम चले भी कि नहीं जी। तो नेता प्रतिपक्ष का था तो मैं तो दूसरी बार जीत के आया था जी। तो सेकंड टर्म आदमी को एकदम से नेता प्रतिपक्ष के लिए तो सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि सब सीनियर करीब करीब हार गए थे और संख्या भी था। तो भूपेश भाई के साथ बात करके फिर हम लोगों ने वो चलाया कि चलो इनको, जैसे आदिवासी एक्सप्रेस में हम लोग जुटे पहली बार, छत्तीसगढ़ बना तो पहला मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग से हम लोग सोचे। पर यहाँ पर आपके जो चाहने वाले हैं, आपके बहुत चाहने वाले पूरे छत्तीसगढ़ में ही हैं। सबके मन में एक कसक है, काश बाबा साहब मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन क्यों नहीं सकते। इसमें आपका क्या कहना? बन तो सकते हैं लेकिन बनेंगे तो तब जब पार्टी बनाएगी। हम लोग तो पार्टी के दायरे में, मैंने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस से टिकट मांगा जी कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और आप मौका मेरे को देंगे कि नहीं। तो कांग्रेस पार्टी एक स्थापित संगठन है, पहले भी उससे जुड़े हुए थे। मैंने बताया आज़ादी के पहले से जुड़े हुए थे, सबको टिकट मिलता ही था। मैं जो राजनीति पसंद नहीं करता, राजनीति में आ गया। नगर पालिका का अध्यक्ष भी 2 टर्म काम करने को मौका मिला। जब चुनाव की बात आई तो ये हुआ कि भाई एक बार इसमें भी देखें, लोगों की मदद करने की बात है। अब तो फंसी गए हैं राजनीति के भंवर में, तो ट्राई करो, एमएलए का ट्राई करो। तो बमुश्किल पहला चुनाव जीत पाए। मुझे तो लगता था कि आसानी से जीतूंगा, लेकिन ये सब अनुभव होता है, सीखने को मिलता है कि 15-20 हजार से जीत जाऊंगा। मेरे को ईमानदारी लगता था पहला चुनाव, तो 1000 वोट से कम से जीता। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। चुनाव के बाद पता चला कि लोगों ने कहा कि नहीं बाबा तो ठीक है, लेकिन उनके यहाँ पहुंचने के लिए तो 4 दरवाजे पार करने पड़ेंगे। बाबा तो ठीक है लेकिन उनके यहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं, कैसे वहां जाओगे, वो कुत्ते काटेंगे। बाबा तो ठीक है लेकिन वो महामाया मंदिर जाना है तो मुसलमानों की बस्ती है बीच में, वो बाबा बन जाएंगे तो मुसलमान हावी हो जाएंगे, हमारी औरतें कैसी जाएंगी।
कुछ लोग जमीन का काम करते थे जिसको भू माफिया कहते हैं, तो वो किसी ने वोट फॉर टी.एस. सिंहदेव लगा दिया होगा, तो बाद में पता चला कि ये भी एक इशू बन गया। तो मैं तो केवल अपने आप को देख रहा था कि लोगों के बीच में काम हाँ, करता था, और मैंने किसी का नुकसान नहीं किया है, मदद करने की कोशिश की है। लोग अपनाएंगे, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां बनी। तो पहले चुनाव में सीखने को मिला। पहले चुनाव की सीख मेरी वो हुई कि आगे के लिए मैंने ये संकल्प किया कि जब भी चुनाव लड़ूंगा तो मेरा टारगेट एक वोट से जीतने का रहेगा, बस जीतना है चुनाव। जस्ट तो विपरीत। पहला चुनाव मेरे लिए एक तरह से झटका था, मेरे आत्मविश्वास को झटका लगा कि अपन सोच रहे थे कि भाई उन्हीं लोगों के बीच में है, वही सरगुजा है, मम्मी थे, डैडी थे, परिवेश था, पुराना परिवार था। मैंने भी फील्ड में काम किया। लोग कहते नहीं, बाबा ने तो अच्छा काम किया, उनके नगर पालिका की सड़कों को, सीमेंट की सड़कों को तोड़ने की कोशिश करो पाइप डालने के लिए, तो सड़क नहीं टूटती है। अच्छा पका था। आजकल तो कई जगह लोग कहते हैं कि वो तो उखड़ जाती है, आज सड़क बनाई कल उखड़ गई। तो मेरे मन में था कि मैंने लोगों के बीच में एक स्वीकार्य कार्य करने वाले के रूप में शायद जगह बना ली हो। पर राजा साहब, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लाने के लिए आप और भूपेश बघेल जी दोनों की जो जिस तरीके से बोलते हैं कि जय बीरू की जो जोड़ी है, काफी मेहनत की, और उस हिसाब से लगता भी है कि जो कहानी हम सुनते हैं, अब हकीकत क्या है वो तो आप दोनों जाने हो, 2.5 साल की। तो जिस हिसाब से आप दोनों एक दूसरे के प्रति जो समर्पण वाली जो भावना रखते हैं, तो कुछ तो सच्चाई है, क्या कहेंगे? मीडिया में तो खूब चला। 2.5 साल की बात, अभी समय नहीं आया है उसके बारे में और कुछ कहने का, क्योंकि पार्टी ने ऑफिशियली कभी कुछ नहीं कहा। तो आज जब मैं पार्टी के अनुशासन के दायरे में हूँ, तो मैं उसके लिए बारे में कुछ अभी कह नहीं सकता। तो पार्टी अगर कुछ कहती है उसके बारे में या कहेगी, तो फिर एक अलग बात है, फिर मैं उसको हाँ ना मैं कर सकता हूँ। पर मीडिया में और लोगों के बीच में जरूर चर्चा है, और ये बात रही कि पूरे राज्य भर में चर्चा है। तो वो चर्चा चलेगी जब तक वो ओपन ना हो जाए। जी, अब 4 महीने बाद ही चुनाव है, और घोषणा पत्र या इस टाइप की गतिविधियों से आप दूर हैं? अब तो टाइम भी नहीं रह गया जी। जिस तरह से घोषणा पत्र बनाया गया था, जन घोषणा पत्र, हाँ, लोगों से मिलके बनाना, तो हर वर्ग से, हाँ, हर वर्ग से मिले थे आप, टाइम नहीं है वो करना। तो वो मैंने पूरे मन से एक काम जिसको किया था, अब औपचारिक रूप से वो काम नहीं करना चाहूंगा जी। मैंने काफी अंतर मन से मैंने काम करने की उसमें कोशिश की थी, और लोगों का जुड़ाव भी मिला, प्रेम भी मिला, सहयोग भी मिला, फीडबैक भी काफी मिला, और उसी को हम लोगों ने उसमें डाला था। अब वो टाइम नहीं है, तो नकली काम मैं नहीं करूंगा कि वो असली काम करने के बाद में, वो पहले अगर मौका मिलता जी, तो मैं फिर प्रयास करता लोगों की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने का मुख्य कारण घोषणा पत्र था, ये आप स्वीकार करें ना करें, ये जनरली चर्चा का विषय है। अभी जिस तरीके से आपको लग रहा है, कितना घोषणा पत्र में फुलफिल हो पाया लोगों के इसमें? घोषणा पत्र के 280 बिंदु हैं अलग अलग विभागों के पुस्तक में। आप अगर गिनिएगा, पहले मैंने भी गिना नहीं था, फिर सरकार आई, उसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक में भूपेश भाई ने मेरे को ही कहा कि महाराज, ये आप चीफ सेक्रेटरी और बाकी कुछ जो अधिकारी थे, जहां हम लोगों ने धान का फैसला लिया था, ऋण मुक्ति का फैसला लिया था, तो उनने मेरे को कहा कि आप प्रस्तुत, मैंने कहा आप के नहीं। वो घोषणा पत्र में 280 बिंदु हैं और 36 प्रमुख लक्ष्य हैं। तो ऋण मुक्ति, कम से कम 25 रुपए में धान खरीदना, 1800 में मक्का खरीदना, 355 रुपए में गन्ना खरीदना, चने का भी रेट है उसमें, हालांकि चना हम लोग अभी नहीं खरीद पाए हैं। कोदो, कुटकी, रागी, उसके बारे में उल्लेख है। तेंदुपत्ता 4000 का उल्लेख है। तो कई बिंदुओं को, छोटे जमीन के टुकड़े होते थे वो नहीं बिकते थे, उसका उसमें उल्लेख है, वो लागू हो गया है शहरी क्षेत्रों में। यूनिवर्सल पीडीएस, सार्वभौम पीडीएस की भाई सभी को राशन कार्ड में सस्ते दर पे चावल मिलेगा, 1 रुपए में और 10 रुपए में, पर सबको मिलेगा सस्ते रेट से, वो लागू हो गया है। बिजली बिल हाफ, वो लागू हो गया है। कई चीजें हैं
घोषणा पत्र की, जिसको हम लोग लागू कर सकें। कुछ खासकर बाकी है। आपने बहुत महत्वपूर्ण विभाग संभाला हुआ है, स्वास्थ्य विभाग, जिस मामले में छत्तीसगढ़ काफी पीछे था। अभी जिस तरीके से आप लगातार इसमें मेहनत कर रहे हैं, क्या पाते हैं, कहाँ तक पहुँच रहा है स्वास्थ्य सेवाएं? व्यक्तिगत तौर पे मुझे तो संतोष है। एक बहुत कठिन विभाग माना जाता है सामान्य रूप से, और मेरे परिवार के लोगों ने और सब निकट के लोगों ने कहा था क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, स्वास्थ्य विभाग। वो भी तब जब भीषण महामारी भी आ गई। वो तो बाद में आई, लेकिन पहले भी कि हम मरते हैं लोग, रोज ये होता है, रोज तुम्हारे ऊपर आएगी बात, रोज ये आलोचना होती है, यहाँ ये ठीक नहीं है, वहाँ ये ठीक नहीं है, फलाना ढिमकाना। पर मेरी रुचि थी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की मेरी रुचि थी, और भूपेश भाई ने शायद सबसे पहले मुझे बुला के जिनको मंत्री बनाया, मेरे को पूछा कि आप कौन से विभाग लेना चाहोगे, तो स्वास्थ्य के लिए मैंने कहा था कि मैं स्वास्थ्य विभाग सबसे लेना चाहूंगा। सबने कहा था कि मत छूना। वित्त में भी मेरी रुचि थी जी, तो वित्त विभाग के लिए भी मैंने कहा था, पर उसमें उन्होंने कहा महाराज मुख्यमंत्री के साथ रहा है तो मैं रखना चाहूँ। मैंने कहा नहीं वो ठीक है। पंचायत साथ में 20 सूत्री और प्लानिंग भी आया था, तो मैं एक मंत्री नहीं बने थे, 12 मंत्री थे हम लोग, सीएम और 11 और फिर 13वें मंत्री बने, तो एक एक विभाग जिनके पास ज्यादा था वो नए मंत्री को फिर अलॉट हुए। तो मेरी रुचि थी इसमें, रोज दिन चुनौती रहती है। मैंने कुछ साथियों को जो मीडिया से जुड़े हैं उनको बोल भी रखा है, मीडिया की रिपोर्टिंग को मैं एक नगर पालिका के समय से ही मैंने जब देखा कि अखबारों में बातें छपती हैं, तो हम लोग जानते हैं कि कई बार छापने के लिए आलोचना छाप दी जाती है, कई बार जायज छापी जाती है, तो मैंने उसको कभी नहीं देखा। मैंने हमेशा मीडिया में छपी हुई बात को एक गाइडेंस मान के काम किया नगर पालिका के समय से ही। तो अखबार में जो भी छप गया, सही छपा चाहे गलत छपा, कभी कभी गलत भी छपता है, बिल्कुल गलत बातें भी छप जाती हैं और लोगों को तो लगता है कि सही है, वो भी एक अलग चुनौती है। तो मैं डेली साथियों से कटिंग मंगाता हूँ ऑनलाइन मोबाइल में, मेरे को साथी वो हैं जिनको जिम्मेदारी है, तो उसको भी एक बेस बना रखा है और उनको बोला है कि अच्छी खबरें कम छापना, कम भेजना, एक आध भेज देना, कि ये भी नहीं कि सब खराबी हो रहा है कि अखबार में सब छप रहा है कि स्वास्थ्य विभाग तो कंडम हो गया, पर जो नेगेटिव खबर है वो जरूर मेरे को भेजिएगा, प्रमुख अखबारों की जो भी कोई नेगेटिव खबर है, और उसको डेली में आप अधिकारियों के पास भेजता हूँ, इसको चेक कर लीजिए, उसमें कुछ सही निकलता है कुछ नहीं निकलता है, पर इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। गर्मी है, कूलर नहीं चल रहा, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग को ध्यान में नहीं आ रहा, हम लोग तो इसी के कमरे में बैठे हैं, पर वहाँ वार्ड में अब हम लोग हर जगह तो पहुँच भी नहीं सकते, तो किसका एक सहारा लीजिएगा? अपने वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, इन लोग की तो जवाबदारी है ही है। चौथा स्तंभ, जिस नजरिए से भी उनने छापा तो कंफर्म करिए ये ऐसा है क्या, अगर है तो इसको सुधार करिए। तो ये एक टीम वर्क बना के हम लोगों ने, और मैं लकी रहा कि जो भी अधिकारी रहे उनका भरपूर सहयोग मिला। मिलके हम लोगों ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का प्रयास किया, इम्प्रूवमेंट भी हुए। जिला अस्पतालों में भी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में भी, पीएचसीज में भी, सब हेल्थ सेंटर्स में भी आज हम लोग ये 5 साल पूरा करेंगे, तो उस दरमियान छत्तीसगढ़ के जितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं सबको नई बिल्डिंग सैंक्शन हो गई 100%। एक आध कोई छूटा होगा तो हो जाएगा, सभी का हो गया। करीब करीब जितने पीएचसीज हैं वो नए बिल्डिंग में आ गए होंगे, एक आध अपवाद कहीं छूटा हो तो मैं नहीं कह सकता। सीएचसीज का भी, जिला अस्पतालों का भी नए तरीके से, मेडिकल कॉलेजेस का वो दूसरा विभाग हो गया मेडिकल एजुकेशन का, उसमें 6 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में उस समय तक स्थापित थे, उसमें से 3 ही मेडिकल कॉलेज अपने भवन में काम कर रहे थे, जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर। राजनांदगांव जिला अस्पताल से चलता था, बस्तर जिला अस्पताल से चलता था, अंबिकापुर आज भी जिला अस्पताल से चल रहा है जी। तो एक चुनौती थी, रायगढ़ ये भी जिला अस्पताल से चल रहा था, तो इनकी व्यवस्था हमने
जगदलपुर को शिफ्ट किया तो खूब आवाज उठी कि महारानी अस्पताल बंद हो जाएगा, महारानी अस्पताल बंद हो जाएगा। कौवा कान ले गया, तो हम कान को नहीं देख रहे, वो एकदम किसी ने कह दिया कि वो बंद होने वाला है। वही चीज राजनांदगांव में हुई कि ये मेडिकल कॉलेज चला जाएगा, जिला अस्पताल बंद हो रहा है। आपके यहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्री ही थे, उसी समय ये तय हो चुका था, मैं उसका श्रेय नहीं ले रहा हूँ। उसी समय तय था कि जिला अस्पताल अपने जगह चलेगा, मेडिकल कॉलेज अपने जगह चलेगा। दो अलग विभाग हैं। जो जिला अस्पताल है ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में आता है, जो मेडिकल कॉलेज है वो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आता है। ये विभाग ही अलग अलग है। जो दोनों संस्थाएं हैं ये भिन्न संस्थाएं हैं और दोनों चलेंगी। तो ऐसी चुनौतियां हैं। रायगढ़ में शिफ्ट करने में बहुत दिक्कत, तो कभी फिर कड़ाई भी करनी पड़ी कि भाई आपको डीन के रूप में रहना है तो 15 दिन के अंदर। तो भले वो 3 महीने लगे, लेकिन मेरे को कभी कभी थोड़ा कड़वा भी कहना पड़ा कि नहीं भाई देखिए बहुत डिले हो रहा है, इसको टालना नहीं। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, आप कभी कड़वा भी बोलते हैं। ये तो ऐसा बिल्कुल कड़वा मतलब कभी कभी थोड़ा सा प्रशासन में कड़वी बात में भी मेरा शायद लहजा उतना कड़वा नहीं होता है। उसमें मुझे अच्छा नहीं लगता खराब से बोलना, मेरा स्वभाव नहीं है, प्राकृतिक स्वभाव नहीं है, तो मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। मैं बन ही गया वैसा, माता पिता ने जो बनाया और समाज ने जैसा बना दिया, मैं उस ढांचे में ढल गया। तो ऐसी चुनौतियां भी थी। आज अंबिकापुर का आज तक मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट नहीं हो पाया। तो वहाँ कुछ हॉस्टल हो गए, कुछ हो गए। सीएम साहब को ले जाना है उद्घाटन कराने के लिए, तो उसका उद्घाटन हो जाएगा मेडिकल कॉलेज। हॉस्पिटल अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं बना अंबिकापुर का। फिर 3 और नए मेडिकल कॉलेज हम लोग नए स्थापित कर पाए, कांकेर, महासमुंद और कोरबा में। उनकी मंजूरी मिल गई। सीट्स हम लोगों ने बढ़ा लिया। MBBS के जितने सीट्स हमारे पास 650-700 थे, आज 1200 सीट हमारे पास हो गई। 10वां मेडिकल कॉलेज प्राइवेट अधिग्रहण किया दुर्ग वाला, और 4 और नए मेडिकल कॉलेज बजट में आ गए। मनेनगढ़ का है, कवर्धा का है, चांपा जांजगीर 11वां लोकसभा वहाँ का है, गीदम का है। तो एक संयोग से भारत सरकार की भी परिकल्पना उसी टाइप की हुई कि करीब 10 लाख की आबादी के पीछे जो जिला होगा उसी में मेडिकल कॉलेज देंगे। तब वो गीदम में तो एक ही विधानसभा का जिला है, सुकमा भी एक ही विधानसभा का जिला है, तो बीजापुर भी एक ही विधानसभा का जिला है, तो जिले को तो मिल नहीं सकता था। वो तीनों जिला मिला के एक मेडिकल कॉलेज हो गया। मध्य के लिए बस्तर में जगदलपुर का हो गया, उत्तर क्षेत्र में कांकेर का हो गया। तो बस्तर संभाग आबादी के अनुपात कोटा पूरा हो गया। अब रायपुर का है, आने वाले समय में भी मौका मिलेगा। एक महासमुंद हो गया, एक रायपुर हो गया, भिलाई में भी है। भिलाई में तो मेडिकल कॉलेज नहीं है, वो दुर्ग संभाग में चला जाएगा। यहाँ पर बलौदा बाजार का है, तो आगे इसके बाद मौका लगेगा तो मेरे ध्यान में बलौदा बाजार भी है। तो रायपुर जिला भी समझिए कवर हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास दुर्ग में हो गया, राजनांदगांव में है, कवर्धा में हो गया, तो दुर्ग संभाग भी करीब करीब कवर हो गया। और आपको विस्तारित करना है 10 लाख की आबादी के अनुपात में, तो आप बालोद जिला देख सकते हैं, बेमेतरा देख सकते हैं। ये भविष्य जो मन में अभी बात है, अभी तो नहीं हो रहा है, पर 10 लाख की आबादी 3 विधानसभा के जिले हैं, तो करीब करीब 10 लाख की आबादी हो जाती है। तो इनमें भी संभावना है। धमतरी, इसमें भी संभावना है। तो धमतरी, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार, रायपुर संभाग कवर हो जाएगा। आगे की बातें हैं। राजा साहब, आप चुनौती स्वीकार करते हैं, ये तो हमारे दर्शक देख चुके हैं, जो मीडिया में है, मीडिया जो देखते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, पेपर हो, देख चुके हैं। इस उम्र में पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, कैसे उसका अनुभव थोड़ा बताएं। स्काई डाइविंग कैसे उसका बताएंगे। मेरे मन में शुरू से था स्काई डाइविंग करने का। जेम्स बॉन्ड की पिक्चरें देखते थे, दूसरी पिक्चरें देखते थे, वो कूदे पड़े हैं उन लोग। मन में एक था कि मैं भी करना चाहूंगा, इसका अनुभव करना चाहूंगा। सब लोग कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ हो जाएगा। कई लोग पूछे भी, अभी भी पूछते हैं कि क्या जरा भी नहीं आप डरे? तो सच्चाई है कि मेरे मन में डर जरा भी नहीं आया। एक एंटिसिपेशन रहता है कि देख कैसा होगा, देखें कैसा होगा। तो वो ऐसे ही था। गए, करीब करीब आराम से ही गए, आराम से बैठे, हवाई जहाज ऊपर ले गए, टैंडम डाइविंग थी, गाइड साथ में थे। उन्होंने जैसा जैसा गाइड किया कि हवाई जहाज के दरवाजा खोल देते हैं तो कोने पे बैठना है हवाई जहाज के,
तो उन्होंने कहा कि आप कोने पे बैठना और पाँव नीचे कर लेना, हवाई जहाज का जो पेट वो बॉडी होगा, जी बॉडी पे पाँव ऐसे पीछे कर लेना, सिर पीछे कर लेना, बस बाकी मतलब बाकी उनको करना है। जी। तो बैठ गए थे, वो टर्न करके ले जाते हैं। नीचे गए, उन्होंने डाइव कराई, उसका अनुभव करना था। काफी 3-4 दिनों तक ये ट्रेन करता रहा, और ये तो मतलब आपके चाहने वाले को आत्मविश्वास बढ़ाने का एक ट्रेंड था ये। तो ये हम हमारे दर्शकों को चाहेंगे कि आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपने मन की बात। मन में जो बातें रहती हैं, ऐसे कई बार लगता है कि ऐसे कर दिया, लेकिन अमूमन मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं करता हूँ। उसके बारे में सोचना, चिंतन करना, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्या हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बारे में मैंने बिना सोचे ही कर दिया। गए एक दिन, चढ़े और कूद गए। तो मन में जो बातें रहती हैं, सोच समझ के काम करने वाली बात एक तरह से। ऐसा नहीं था कि बिना सोचे समझे कि मेरे को मालूम है कि मैं 70 साल से ऊपर उम्र का हो गया हूँ, तो मैं क्या फिट उतना हूँ कि नहीं हूँ कि मैं कूद सकता हूँ, ऐसे ही नहीं कूद गया। तो मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसा कारण, 90 साल की महिलाओं ने भी कूदा है, तो मैं कोई अजूबा नहीं हूँ ऐसे। तो बिना ये सब को ध्यान में रखते हुए, मेरे को हार्ट कंडीशन है क्या, मेरे को सांस लेने की कोई तकलीफ है क्या, मैं जानता हूँ कि नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं वैसा फिट तो नहीं हूँ जैसा नौजवान है। आज मेरे को बॉलिंग करनी है, मेरा हाथ दुखने लगेगा, मैं वैसी बॉलिंग नहीं कर सकता जैसे मैं पहले करता था। थोड़ी बहुत बैटिंग कर लूंगा, लेकिन बॉलिंग नहीं कर सकता। तो शरीर वैसा लचीला भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी कमजोर नहीं हो गया है कि नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें ध्यान में ही थी। आदमी सोच के, जान के ऐसा करता है। और एक अनुभव है, मैं तो ये कहूँगा कि जो मनस्थिति से तैयार हैं ये करने के लिए, और शारीरिक रूप से कहीं किसी को कठिनाई नहीं है, तो इसका भी अनुभव लेना चाहिए। इसके पहले साउथ अफ्रीका गए थे लड़के के साथ, बहू के साथ। उस समय भी संयोग से उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, और अभी भी उसके आसपास ही गए थे। न्यूजीलैंड में भी मैंने सेकंड स्काई डाइव भी की 15,000 फीट से, वो मैंने बताया नहीं। तो वो मेरा कोटा पूरा हो गया, स्काई डाइविंग का कोटा जीवन के लिए पूरा हो गया। हमारे दर्शकों, युवाओं के लिए, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको एक विशेष जगह बैठे देखना चाहते हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? कुछ तो कहिए राजा साहब। इसमें मैं ये कहूँगा कि मैंने जो जीवन में सीखा, या जो मेरी प्रवृत्ति है, वो हमेशा मैंने प्रयास किया कि अपने दिमाग को खुला रखूं। सूरज पूरब से उठता है, पश्चिम में अस्त होता है। ये हम सब देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। लेकिन सुनो, समझ लो, जब तक खुद नहीं आपको ऐसा एहसास होता है कि हाँ नहीं, वाकई में सूर्य का उदय हम देखते हैं तो पूरब से ही होता है और अस्त पश्चिम से होता है, तभी मानना। सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमती, पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ। पहले जो कहते थे कि सूरज घूमता है पृथ्वी की तरफ, और जिनने कहा कि नहीं ये गलत है, तो उनको सूली पे चढ़ा दिया लोगों ने। मानव समाज के लोगों ने आज से 400 साल पहले उनको जला दिया। ये कैसी बात कर रहा है, हम रोज देखते हैं कि सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, पृथ्वी तो स्थिर है। ये सारी इस प्रकार की बहुत सारी बातें होती है जो आप सुनो, समझो, फिर मानो। माता पिता ने कुछ कहा, उनका अनादर नहीं कर रहा मैं, लेकिन माता पिता की बात को सुनो, मानो मत क्योंकि उनने कह दिया। गुरुजन ने कहा, सुनो, मान मत लो। आपका कोई लीडर ही है, आपने राजनीतिक परिवेश में बात हो रही है, क्योंकि लीडर ने कह दिया कि कूद जाओ, तो सुनो, लेकिन कूदो मत जब तक कि ये ठीक ना लगे कि हाँ हमको कूदना। युवा पीढ़ी के लिए खास करके आज उनके पास साधन भी हैं, जानकारी के साधन बहुतेरे हो गए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है, आईटी प्लेटफॉर्म आ गया है। मैं उनके उम्र में जितना जानता था उससे कई गुना ज़्यादा जानकारियां आज उनके पास हैं।
तो उससे आगे बढ़िए और इस बात को भी ध्यान में रख के आगे बढ़िए कि सफलता सुनिश्चित नहीं होती। आपको जानकारी ज्यादा है तो आप सफल ही होगे, जरूरी नहीं है। इस पीढ़ी ने, जिसमें अब हम लोग के सफेद बाल हो गए, वैसे ही युवावस्था में माना होगा कि हम बहुत जानते हैं, पहले वाली पीढ़ी से हम बहुत ज्यादा जानते हैं। उन लोग तो स्कूल भी नहीं जाते थे, पढ़ते लिखते भी नहीं थे, हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, लिखना नहीं आता। हमको तो बहुत कुछ आता है और हमने विश्व को कहाँ पहुंचा दिया है कि आज एटम बॉम्ब लेके हम बैठे हुए हैं और यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है और एटॉमिक वॉरफेयर हो सकता है। प्रदूषण कितना फैल गया, आज पर्यावरण की स्थिति ऐसी हो गई, ग्लोबल वार्मिंग से, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बर्फ के पिघलाव से वातावरण बदल रहा है। आंधी तूफान कितने सारे बढ़ गए, बारिश का पता नहीं चलता। तो जानकारी ज्यादा होना अपने आप में सफलता का कोई गारंटी नहीं। हम पहले की पीढ़ी से ज्यादा जानते थे, हम सफल होंगे ही, कोई जरूरी नहीं है। सफलताएं मिली हैं, ये आज जिस प्रकार का रहन सहन, ये सब पहले कहाँ था। तकनीक से और ये सब से, विज्ञान से हम बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन उस बढ़ने में हम दुनिया को कहाँ पर ले आए हैं। अगला विश्व युद्ध पानी की कमी से हो सकता है, आबादी का नियंत्रण कैसा होना चाहिए, संसाधनों का उपयोग कैसा होना चाहिए, फॉसिल फ्यूल का उपयोग कैसा होना चाहिए, प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर होने वाला है। बहुत सारी ये जो चीजें हैं, वो हमारी ज्यादा जानकारी हमको कहाँ पर ले आएगी। बढ़िया सड़कें, बढ़िया गाड़ियां, बिजली, चमक धमक, अच्छी बिल्डिंग्स पहले की तुलना में कितनी तरक्की। लेकिन हम कभी कभी लगता है कि विनाश के कगार पे भी तो नहीं खड़े हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जब कहता था कि ग्लोबल वार्मिंग होने वाली है तो लोग उस पर हंसते थे। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका के भी लोग और दुनिया के लोग कह रहे क्या बुढ़ा गया है, सठिया गया है, क्या बोल रहा है। आज सब उसको होता हुआ देख रहे हैं। तो 30 साल पहले जब बोलता था कि ये ध्रुव पिघलेंगे और ऐसा हो सकता है, कि क्या, अरे कुछ नहीं होता, आदमी सब कंट्रोल कर लेगा। बहुत क्षमता है मानव में, इस युवा पीढ़ी में भी बहुत क्षमता है, लेकिन उन सारी बातों को देख समझ के फिर खुद के लिए, परिवार के लिए, छत्तीसगढ़ देश और मानव सभ्यता के लिए काम करने की जिम्मेदारियां हमको लेके अच्छे प्रेम और तरक्की के वातावरण में रहकर समाज को, सभ्यता को, मानवता को बरकरार रखना है और आगे ले जाना। अनुभव की खान, सरल, सहज और पता नहीं क्या क्या गुण है। आपने देखा टी एस सिंहदेव जी, जिनको हम बाबा भी कहते हैं। नमस्कार।